जी अस्सलाम वालेकुम। पीआरसी 3 बीआई लेक्चर नंबर 77 और आज हमारा फाइनली आखिरी लेक्चर। इसके साथ ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था, रिलेट करता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी से। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में हमने सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी को डिस्कस किया। उसके बाद फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और ये सारी चीज़ें डिस्कस, जॉब एनालिसिस, ये चीज़ें डिस्कस हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा उसके बाद टॉपिक था रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट को हमने डिफाइन किया। हमने ये रिक्रूटमेंट के प्रोसेस पढ़े, 5 चीज़ें थी इसमें, 5 स्टेप्स थे। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट फिर हमारा जो स्टेप था वो था आखिरी रिक्रूटमेंट के बाद क्या इसको कहते हैं, हमने इनको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिलेक्शन, सिलेक्ट किया था हमने, सिलेक्शन था। ठीक है, सिलेक्शन के भी हमने स्टेप्स पढ़े थे, कौन-कौन से सिलेक्शन के स्टेप्स हैं, उसमें क्या करेंगे। सबसे पहले जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी उसके बाद जो है वो फिर दूसरा इनिशियल जो है वो स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टेस्ट था। इसी तरह जो है वो फर्दर भी हमने स्टेप पढ़े थे कि मेडिकल होगा, यानी फिजिकल टेस्ट लेंगे और उसके बाद फाइनल डिसीजंस होगा। और इसके बाद फिर आखिर में जो है वो ऑफर प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो साइन करता है और वहाँ से ऑफिशियली जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट कि जब हमने नए लोगों को एंगेज किया है, उसको एम्प्लॉय किया है, अब एम्प्लॉय करने के बाद क्या करेंगे? चूंकि उस बंदे को तो हमारे कंपनी के बारे में नहीं पता, हमारे कंपनी के सिस्टम के बारे में नहीं पता, टूल्स के बारे में नहीं पता और काम करने का तरीका उसे नहीं पता, तो उसके लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी, यानी सबसे पहले उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो जब उसको पता नहीं है तो फिर उसके प्रॉब्लम्स क्या होंगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी, कैमरा इधर आ जाए। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि ये नहीं, ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है और क्या फर्क है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। तो जो नए लोग आए हैं, क्योंकि उनको इस कंपनी के बारे में इल्म नहीं है, कंपनी के सिस्टम का नहीं पता, टूल्स और काम करने का तरीका भी नहीं जानते, सो फिर अगर ट्रेनिंग ना दी तो, ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो एरर्स बढ़ेंगे, हो सकते हैं इसका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा और क्वालिटी जो है वो आपकी डाउन हो सकती है ज़्यादा, चूंकि सुपरविजन चाहिए होगी तो वो भी ज़्यादा सुपरविजन रिक्वायर्ड है अगर आप वो ट्रेन नहीं है तो। एंड आखिरी ये है कि ये एम्प्लॉय जो न्यू आएगा वो डीमोटिवेटेड भी फील कर सकता है कि कोई मुझे बता नहीं रहा, कोई मुझे सिखा नहीं रहा, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही काम में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल है कि ट्रेनिंग ना होने की वजह से हो, तो फिर क्या करें, इसको ट्रेन करें। इसलिए क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है, इट इंश्योर्स, ये क्या इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय के पास हो क्या हो, स्किल्स, नॉलेज, राइट एटीट्यूड्स नीडेड टू परफॉर्म इफेक्टिवली, यानी अच्छा काम करने के लिए, इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके वो, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा, यानी जो रिलेवेंट स्किल्स हैं, राइट स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स उसकी ज़रूरत है तो वो भी इससे करके देंगे। यानी फॉर एग्जांपल हमने कोई काम करवाना है किसी से, कैशियर से फॉर एग्जांपल, तो कैशियर जो है उसको वो एक्सेल चलाना नहीं आता, एक्सेल चलाना नहीं आता, तो फिर उसको सिखाना तो पड़ेगा ना, तभी जाके वो काम कर सकता है। ये एक एग्जांपल है जस्ट। उससे क्या होगा, वो ज़्यादा मिस्टेक्स भी कर सकता है और कस्टमर जो है वो भी फॉर एग्जांपल जो है वो उससे खुश नहीं है, तो कस्टमर की कंप्लेंट्स भी बढ़ जाएगी। तो डिफरेंट मल्टीपल जगह पे इसके कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम इस नए आने वाले बंदे को ट्रेन करेंगे, इसलिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। ट्रेनिंग तो सर बात समझ आ गई, ये डेवलपमेंट क्या है, ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है, तो पढ़े इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले ट्रेनिंग जो है वो देखें, एक तो ये है ना कि वो आपने जिस काम के लिए इसको रखा हुआ है, एक तो बस वही काम करें।
आप उसे वो सिखा दो, वही काम करते रहेगा सारी जिंदगी, उधर मर जाएगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ऐसा करो, इसको साथ में कुछ और भी सिखाओ, दूसरा काम भी सिखा दो कि अगर कभी कोई बंदा छुट्टी पे है या कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में, उसका जो जो सीनियर है फॉर एग्जांपल, वो छोड़ के जा रहा है, उसकी डेथ हो गई, ये वो रिटायर हो गया, तो उस सूरत में भी वो वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो यही बंदा जो है वो सीनियर पोजीशन पे इस काबिल हो कि वो सीनियर पोजीशन पे बैठ के वही जो उसका सीनियर काम कर रहा था वो भी कर सके। ये चीजें सिखाना काम से ज्यादा, काम से हटके, ये तो बेसिकली हटके तो नहीं है, एडिशनल जो चीजें हैं ये सिखाना, ये डेवलपमेंट है। ओके, तो ट्रेनिंग क्या है? आज का काम है, करंट सिचुएशन है, करंट प्रॉब्लम्स में उसके उसको जो है वो उसको ठीक करवाना, उसकी हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना। वो अगर बेहतर हो जाए तो ये ट्रेनिंग है। लेकिन अगर आप उसके फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं तो दिस इज द डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? ये कल के लिए है, ये कल का रोल है, ये फ्यूचर के लिए है। और ये ट्रेनिंग ये आज का यानी करंट उसका काम होगा, आज का जो उसका काम है ये उसके बेस पे है। ठीक है, तो करंट जॉब के लिए ट्रेनिंग, तो एक तो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म है, इनका इसका फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म है, प्लस जॉब के लिए, रिलेवेंट जॉब के लिए जो स्किल्स रिक्वायर है उसको वो स्किल्स उसमें डेवलप करना, ये क्या है? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग एम्प्लॉइज स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड ओनली। तो ये जॉब रिलेटेड स्किल्स है, ये है प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर रोल्स। तो ये करंट रोल हो गया और ये फ्यूचर रोल है। ये करंट है सिर्फ वो सिखाना जो जॉब के लिए रिलेवेंट है, और ये एम्प्लॉयज के एबिलिटीज को बढ़ाना। कौन से? यही जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है? नहीं, वो तो ये है ट्रेनिंग है। फ्यूचर रोल के लिए उसको मजीद एक्सपर्टीज उसके अंदर डेवलप करना, ये डेवलपमेंट है। ये शॉर्ट टर्म है फॉर करंट जॉब परफॉर्मेंस, ये लॉन्ग टर्म है फॉर कैरियर एंड पर्सनल ग्रोथ। बाद में उसके ये काम आएंगी, दूसरी जगह पे जाके भी वो ये काम कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल कोई एक जो है वो वो फॉर एग्जांपल कह ले छोटा छोटा अकाउंटेंट है, यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट है, वो असिस्टेंट असिस्टेंट अकाउंट जो है उसको ये जॉब सिखा दे जो जो सीनियर लेवल पे जो अकाउंटेंट है वो करता है। तो अगर ये काम ऑलरेडी सीनियर सिखा देगा तो सीनियर के जाने के बाद जो है वो इस काबिल है कि वो इसको संभाल सके। ऑब्जेक्टिव इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एरर्स इन अ जॉब। उसी वक्त इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बिल्ड लीडरशिप जजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फ्यूचर के लिए होती हैं, ये बड़े लेवल की हैं, उसकी करंट जॉब की बात नहीं हो रही। करंट जॉब में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ट्रेनिंग आएगी। तो हम ट्रेनिंग ज्यादा पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट जो है वो उसमें एडिशनल चीजें सिखाना है। मेथड्स कैसे? स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स, कोर्सेज एंड इंस्ट्रक्शंस, उसको उसी वक्त बताओ या ये चीज ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। उसकी डिफरेंट जो है वो क्लासेस हो, और कोर्स आप बताओ कि आपने ये काम करना है, ये 4-5 क्लासेस हैं, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्कशॉप्स होते हैं तो वो ये कोर्सेज हैं और अदर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हैं। डेवलपमेंट क्या होगा? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, मेंटोरिंग एंड जॉब रोटेशन अगर उसकी होगी तो इसकी ग्रोथ हो सकती है। तो ऐसे उसकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, चलिए जी इसके बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयर, फॉर द एम्प्लॉयज, ये दोनों के लिए बेनिफिट्स है। ये तो अच्छा हो गया, दोनों के बेनिफिट्स जो है वो सामने आ जाएंगे कि ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को क्या फायदा होगा। दोनों को क्या फायदा होगा? तो कंपनी को, यानी एम्प्लॉयर यानी कंपनी को क्या फायदा है? स्किल्ड वर्कफोर्स आ जाएंगे। अब स्किल्ड वर्कफोर्स है, ना सिर्फ करंट बल्कि फ्यूचर में माशाल्लाह से वो स्किल हो गया। इसकी वजह से स्किल स्किल की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और कॉस्ट कम हो जाएगी, और क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, कॉस्ट भी वेस्टेज यानी कम होगी। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। एम्प्लॉय का मोराल हाई होगा क्योंकि अब उसे काम करने का तरीका भी आता है, और उसका जो है विजन थोड़ा सा वो ब्रॉडर हो गया, इसकी लॉयल्टी भी बेहतर होगी। अब सुपरविजन की नीड मेरा ख्याल है वो बहुत कम हो गई है। सुपरविजन की नीड जो है वो बहुत कम हो गई, अब सुपरविजन की जरूरत नहीं है। इसी तरह कंपेटिटिवनेस वो भी मेंटेन कर सकते हैं आप, यानी आप बड़े लेवल पे आप खेलना चाहें तो कर सकते हैं। सो अगर किसी फैक्ट्री में ये ट्रेनिंग होती रहेगी मुसलसल तो क्या होगा? डिफेक्ट्स कम होंगे, ट्रेनिंग से डिफेक्ट्स कम होंगे,
रिटर्न्स यानी चीजें जो आपने प्रोड्यूस की है वो कस्टमर कंप्लेंट बहुत कम हो जाएगा, चीजें वापस नहीं आएंगी, तो रिटर्न बहुत कम हो जाएगा एंड प्रॉफिट्स माशाल्लाह से वो आपके इंप्रूव होंगे। ये कम एम्प्लॉयर के लिए है, ये नहीं कंपनी के लिए। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलेंगे? इट विल बिल्ड्स मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस एंड आल्सो इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। उसकी वजह से उसकी जॉब की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होगी और मजीद वो सेटिस्फाई फील करेगा। पॉज कीजिएगा जी। नेक्स्ट क्या होगा कि उसके प्रमोशन के चांसेस भी होंगे, मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, उस एम्प्लॉय की मार्केट में वैल्यू, क्योंकि अब वो स्किलफुल हो गया ना, अब तो इसके लिए दरवाजे सारे खुल जाएंगे। अब अगर पहले एक दो जगह पे वो जॉब कर सकता था, अब जो है डेवलपमेंट की वजह से उसके पास ज्यादा स्किल्स हैं, तो वो मल्टीपल जगह पे काम भी कर सकता है। उसकी पे माशाल्लाह से अब अच्छी होगी एंड जॉब सिक्योरिटी वो भी ज्यादा होगी। तो ये किसके एडवांटेजेस हैं? ये एडवांटेजेस हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के। यानी फॉर एग्जांपल जैसे पहले हमारी एग्जांपल चल रही थी कि उसको बेसिक काम आता था एक्सेल का, अब हमने साथ ईआरपी भी सिखा दिया, तो एक्सेल ईआरपी की ट्रेनिंग वाले एम्प्लॉइज अब इजीली और बेहतर ही परफॉर्म कर सकते हैं और इसकी प्रमोशनल जो है वो प्रमोशन भी हो सकती है, यानी वो भी ले सकते हैं। तो ये इसको जाती तौर पे फायदा होगा किसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यानी इसको ट्रेन कैसे करें, डिफरेंट तरीके हैं ये इनको ट्रेन करने के। अच्छा, ट्रेन करने के तरीके देखें, एक तो फॉर्मल ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस और इंडक्शन ट्रेनिंग। याद करें पहले, फॉर्मल ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस, इंडक्शन ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं कि बाबर आजम को बिठाते हैं और बाबर आजम को बहुत सारे मैचेस जो है वो दिखा देते हैं कि बाबर आजम जो ट्रेन हो जाए। बहुत सारे प्लेयर्स जो बड़े बड़े इससे पहले गुजरे हैं उनके भी दिखा देते हैं, उनके कहते हैं भाई अच्छा ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, खुद बल्ला उठा के उसको दिखाएंगे ऐसे ऐसे खेलना है। क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है इससे? नहीं, तो क्यों नहीं? क्योंकि बाबर आजम जाके खुद खेलेगा तो फिर ये काम हो सकता है। खुद जाके खेलेगा, वो ग्राउंड पे उतरेगा, वहां पे उसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। तो बताएं शाबाश, ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग है? ये क्या है? ये कंप्यूटर बेस है ना, कंप्यूटर बेस है ना, कंप्यूटर में देख रहे थे हम बाबर आजम को। नहीं नहीं, ये क्या है? ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस। ये वर्क प्लेस में ट्रेनिंग है। ओके। अच्छा, आपके टेस्ट होते हैं, क्या आप रोजाना आई कैप में जाके टेस्ट देते हैं? नहीं, उसके आई कैप की तैयारी आपकी हो रही है, आई कैप के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। उसके लिए क्या होगा कि यहां पे आप कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कौन सी होती है कि आपने इससे पहले लाइव परफॉर्मेंस से पहले क्या करना है, कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो आपकी जो टेस्टिंग सिस्टम है, दिस इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग या इंडक्शन प्रोग्राम, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स फॉर न्यू एम्प्लॉयज। जब नया कोई एम्प्लॉय आएगा, तो अच्छा, न्यू एम्प्लॉय जब आता है तो सारे लोगों को हम बुला लेते हैं, भाई सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ट्रेनिंग होगी सबकी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। इंडक्शन में सिर्फ एक ही बंदे की ट्रेनिंग होती है, उसको हमने कंपनी के बारे में बताना होता है, पॉलिसीज बतानी होती है, काम समझाना सिखाना होता है, कैसे करना है, तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग है। तो तीन ट्रेनिंग, एक है ट्रेनिंग इन द वर्क प्लेस, जाके खुद ट्रेनिंग परफॉर्म करना, यानी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग फॉर रियल टास्क एंड स्किल डेवलपमेंट। तो फोकस ऑन बोथ टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल, दोनों चीज सिखाई जाती हैं। कंप्यूटर बेस्ड में सेल्फ पेस्ड लर्निंग यूजिंग डिजिटल प्रोग्राम्स एंड सिमुलेशंस, यानी जैसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे क्विजेस होते हैं, उसके लिए तैयार होना करना, वो ये है। और ये किसी एक नए एम्प्लॉय को ट्रेन करना कि कैसे आपने काम करना है, यानी उसको उसकी कंपनी के बारे में बताना। तो ये इंडक्शन। अच्छा, फॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग कहते हैं क्लासरूम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, इधर बिठा के मैं आपको सिखा दूं सारी चीजें और आपको बताता हूं इसको, तो यह है क्लास ट्रेनिंग। क्लास ट्रेनिंग या स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट ट्रेनिंग भी, क्लास स्ट्रक्चर ट्रेनिंग भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, इन हाउस है और एक्सटर्नल है। इन हाउस से मुराद यह है कि कंपनी के अंदर ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, कंपनी के अंदर ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं। और दूसरा एक्सटर्नल मींस कि किसी इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी से किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वो हमें ट्रेन करता है, प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स
आर यूनिवर्सिटी जैसे कि IBA, लम्स एग्जेक्टिव प्रोग्राम इस तरह के होते हैं, तो वहाँ से कुछ आते हैं, वो आपको सिखाते हैं चीज़ें, जैसे कि आपने वर्कशॉप में देखा होगा। ठीक है, तो लोग वो बाहर के लोगों के पास हम चल के जाते हैं, वहां से कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर इंटरनल जो है वो इदारे में हमारा जो सीनियर है वो बुलाता है और कहता है कि चलो आ जाओ, आज जो है वो हम जरा काम के जो है वो नेचर को सीखेंगे, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा, ये इन हाउस ट्रेनिंग होगी। लेकिन अगर बाहर किसी हम वर्कशॉप पे जाते हैं तो दिस इज एक्सटर्नल ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है कि हम डिजिटल ट्रेनिंग लर्निंग हमारी हो रही हो, डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू सिमुलेशंस यानी एग्जामिनेशंस हो रही है, क्विज़ेस, फीडबैक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग की चार चार मेथड्स ये थे। उसके बाद है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन दी जॉब, जब आप वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम्पल सुने, एग्जाम्पल हो सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक टेक्निकल कोई काम, जैसे ये मैकेनिक का काम करता है, आप उसे ये कहेंगे ना, ये लो भाई, ये जो है वो डिफरेंट टूल्स दे दो उसे, कि ये चाबी ये ले लो, ये जो है वो ये औजार है, ये वो ये है, जाओ आप काम करो, उसको भेज देंगे? नहीं नहीं नहीं, आप उससे बिठाते हैं, पहले वो आप लाइव वहां पे काम करते हैं, वो आपको देख रहा होता है, उसके बाद फिर उसके हाथ में आप देते हैं कि लो अब आप करो। और करने के साथ ये नहीं कहते चलो ठीक है मैं जा रहा हूं आप करते रहो, ना ना, उसके काम को उसी वक्त आप मॉनिटर भी कर रहे हो। और मॉनिटरिंग होती है जब वो एक्सपर्ट हो जाता है, काम सीख जाता है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बाबर आजम जो है वो कवर ड्राइव खेल रहा है, कोई दूसरे शॉट जो है वो नहीं खेल सकता, तो वहां पे कोचेस खड़े होते हैं, जब ट्रेनिंग दी जा रही है, मैच में नहीं, जब ट्रेनिंग दी जा रही है और उसको कोच जो है कोच बताता है कि नहीं ऐसे नहीं, आपको इसको ऐसे खेलना था, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे खेलना था। ठीक है, तो ये क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग रिव्यू वाइड एक्चुअल वर्क परफॉर्म, उससे क्या होगा कि इससे जो है वो उसके स्किल्स इंप्रूव होंगी, एक्सपीरियंस आएगा, कॉस्ट भी कम होगी ट्रेनिंग की वजह से, जैसे पहले हमने पढ़े, तो वो सारे उसके कॉस्ट कम होने के इसके फायदे थे कि कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इसकी इंप्रूव हो जाएगी और जल्दी ये प्रोडक्टिविटी करना स्टार्ट करेगा, एंड साथ साथ इसका कॉन्फिडेंस भी मजीद बिल्ड होगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। कॉमन मेथड्स क्या है किसके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कॉमन मेथड्स क्या हैं? नंबर 1, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस के बेसिक एंट्रो टू रोल प्लस वर्क प्लेस, ये लिख लीजिएगा आप, बेसिक एंट्रो टू रोल या वर्क प्लेस। ओरिएंटेशन के साथ इंट्रोडक्शन टू वर्क एंड पॉलिसीज है ना, तो इसको रोल के बारे में बताना, यानी पॉलिसीज के बारे में बताना है, काम के बारे में बताना है कि ये काम है, क्या पॉलिसीज हैं, ये रिपोर्टेबल लाइन, ये हमारा मैनेजर है, हमने इसको रिपोर्ट करना है, ये SOPs हैं, हमने ये काम ऐसे करना है, तो सिस्टम, पूरे सिस्टम के बारे में उसको प्लान, उसको गाइड करना, ये ओरिएंटेशन है। ब्रीफली बताना कंपनी के बारे में ओरिएंटेशन है। कोचिंग गाइडेंस बाय सुपरवाइजर और सीनियर, तो सुपरवाइजर क्या करता है ट्रेनिंग में, स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करता है, उसको चीजों के बारे में बताता है, एक एक चीज जो है वो, कि ये आपने बैंक रिकंसिलिएशन जो है वो अगर करनी है तो आप ऐसे करेंगे, आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, वो टैली नहीं हो रहा, या उसका सम जो है वो कुछ और आ रहा है, तो वो चीजें आपने कैसे देखनी है, तो ये जो है उसको उसका सीनियर यानी कोच इसको गाइड करेगा। मेंटोरिंग, कोचिंग में क्या करता है कि वो गाइड करता है उसके बारे में, उसी जॉब के बारे में। मेंटोर, लॉन्ग टर्म कैरियर गाइडेंस बाय इन एक्सपीरियंस्ड मेंटोर, तो कोचिंग कुछ और है, मेंटोरिंग कुछ और है। कोचिंग जॉब के बारे में बताना, मेंटोरिंग मींस के आगे फ्यूचर के लॉन्गर पीरियड के लिए बताना, लॉन्ग टर्म के लिए उसको उसके अंदर जो है वो दूसरे स्किल्स डेवलप करना, ये मेंटोरिंग है। ठीक है, तो मेंटोरिंग में रिलेवेंट जॉब भी आ सकती है और जॉब के अलावा दूसरी चीजें जो है वो भी हो सकती है। सो लॉन्ग टर्म वो करियर गाइडेंस होती है, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स वो गाइड करता है,
और कैरियर प्लानिंग जो है वो भी उसमें आ जाएंगी, लिखा हुआ है ना, हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैरियर गाइडेंस। नेक्स्ट, जॉब रोटेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जॉब रोटेशन क्या है, कॉमन मेथड ये भी है कि डिफरेंट रोल्स में इसको शिफ्ट करना, यानी एचआर ट्रेनिंग को रिक्रूट करके, एचआर वाला जो था उसको, उसके रिक्रूटमेंट करेंगे आप, उसके बाद फिर उसको आप पेरोल सिखा दो, पेरोल सिखा देना, सिखाने के बाद आप इसको वहां पे रोटेट कर सकते हैं। तो पहले आपको चीज सिखानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मुश्किल सा लफ्ज है, क्या लिखा हुआ ये, अप्रेंटिसशिप, छोड़े पर इसको क्या है ये, छोड़े पर है, मुझे तो नहीं आता ये, हम देख लेंगे। कहता है कम्बिनेशन ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिकल वर्क, यानी इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ जो है वो थ्योरी भी जरूरी है, थ्योरी भी जरूरी है, यानी सिर्फ ये कि प्रैक्टिकल काम नहीं आना चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए वो है क्या, वो है क्या चीज। तो प्रैक्टिकल जो है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रीशियन है, एक इलेक्ट्रीशियन है, अब इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल वर्क तो आता ही है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन स्टडी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडीज के पास स्टडी नहीं है, तो वो चीजों को कैसे देखेगा, कैसे कि कौन सा जो है वो, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको ये पता होता है कि ये जो तार है इसमें बिजली आती, मुझे तो नहीं पता ज्यादा कि ये अर्थ है और ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, उसको ऐसे लेके जाना है, तो वो जब इस तरह की वायरिंग करेंगे तो डिफरेंट सर्किट्स को कम कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसकी स्टडी करेगा तो फिर जो है वो प्रैक्टिकली काम कर सकता है। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, अब वो क्या करता है, ऑपरेशंस, डॉक्टर ऑपरेशन में तो माहिर है, ऑपरेशन में तो माहिर है, लेकिन उसके बाद स्टडी कोई नहीं है, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं। कहते हैं स्टडी होगी तो फिर प्लस प्रैक्टिकल वर्क कर सकता है उसके बाद, सो प्रैक्टिकल वर्क के लिए स्टडी भी जरूरी है बहुत ज्यादा, क्योंकि करना तो उसने प्रैक्टिकल वर्क है, तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए पहले स्टडी करना उसका वो बहुत जरूरी है। तो इसको बोलते हैं शायद मुश्किल से लफ्ज अप्रेंटिसशिप है। नेक्स्ट है जॉब इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, जो कि रिटन गाइडेंस मैनुअल कहते हैं, वो छोटी सी किताब, जब जो आपने किसी भी चीज के साथ देखी है वो किताब सा नहीं आता, ये इसको बेसिकली मैनुअल्स बोलते हैं, कि जिसमें रिटन गाइडेंस होती है कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है। फॉर लर्निंग टास्क, टास्क को लर्न करने के लिए, इस गवर्न के लिए जो भी रिटन समरी, रिटन गाइडेंस होती है वो भी देना, और प्लस वर्क शेडिंग, ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंस स्टाफ एट वर्क, जो लोग काम कर रहे हैं उसको आपने देखना है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, तभी आप जो है वो काम सीख सकते हैं। तो ये सीखने के सारे तरीके हैं, ये काम को सीखने के सारे तरीके हैं। एक, आपको कोई बता दे कि ये काम है, ये पॉलिसी है कंपनी की, हमारी ये एसओपीज है, इस तरह काम करते हैं। कोचिंग में काम आपको सिखाया जाता है, मेंटोरिंग में कैरियर ग्रोथ होती है आपकी, जॉब रोटेशन में एक काम से दूसरे काम पे में आपको शिफ्ट किया जाता है ताकि वो भी आप सीखें। अप्रेंटिसशिप कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ जो है वो स्टडी, यानी आपको किताबों का भी पता हो कि कौन सी चीज हमने कैसे पढ़ी है, तो पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क को आपने साथ साथ लेके चलना होगा। जॉब इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो रिटन गाइडलाइंस हैं वो भी आपने देखनी है, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस वर्क शेड्यूलिंग मीन्स कि कोई काम कर रहा हो, करते हुए उसको देखते हैं, तो ये वर्क शेड्यूलिंग है। हमारी अम्मा जो है वो खाना बना रही है, हम उनको देख रहे हैं कैसे खाना बनाती हैं, हम वैसे काम कर सकते हैं। फिर ये था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दैट टेक प्लेस अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। आप गए ही नहीं, आप यहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये क्या बात हुई, तो हाँ, ये क्या बात हुई कि आप है नहीं वहां पे तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग दे टेक प्लेस अवे, दे टेक अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस से मुराद यह है कि फैक्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के अंदर जो है वो आप काम सीख रहे थे, अब कहते नहीं आप फैक्ट्री के बाहर काम सीख रहे हैं, कहां पे, ऑफर ट्रेनिंग सेंटर और कोर्सेस। जैसे या तो आप गाड़ी सीख रहे हैं, या तो आप गाड़ी सीख रहे हैं तो आप ट्रेनिंग स्कूल जाते हैं, ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, तो ये वो ड्राइविंग स्कूल है, ये वो ड्राइविंग स्कूल है। या आपने कंपनी की गाड़ी चलानी है, कंपनी के अंदर आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप गाड़ी सीख के आए उसके बाद फिर
आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो एग्जाम की तैयारी करके जाते हैं, तो ये क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। तो तैयारी करके जाना, उसके बाद वो उसको जॉब को परफॉर्म करना, ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके फायदे क्या होंगे? डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती है। डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है, यानी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फोकस लर्निंग, एक ही चीज आप सीख रहे हैं, इधर उधर के काम नहीं हो रहे। एक्सेस टू प्रोफेशनल ट्रेनर्स एंड मॉडर्न फैसिलिटीज, क्योंकि यही ट्रेन करने वाले का काम ही यही है कि वो आपको ट्रेन करेंगे। तो एक्सपर्ट ट्रेनीज होते हैं और नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है आपके लिए, जैसे क्लास लेक्चर और वर्कशॉप जो है, ऑडियो विजुअलाइजेशन, ऑडियो वीडियो विजुअल सेशन एंड सिमुलेशन, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, केस स्टडी एंड सेमिनार, ये सारे क्या है? ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज, ये एग्जांपल है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि आपने घर बैठ के आप इन चीजों को सीख रहे हैं। तो आपने एक दफा सीख लिया, उसके बाद जाके आप वर्क प्लेस पे इसको परफॉर्म करते हैं। टूल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? क्या डेवलपमेंट से हम उस जॉब को सीख रहे होते हैं जो जो काम हमने काम करना है? ना 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 ना। डेवलपमेंट हेल्प्स कैरियर ग्रोथ थ्रू एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, नॉट कि आप उस रेलिवेंट स्किल्स को सीखें। जॉब रोटेशन होगी तो आप मल्टीपल चीजें सीख सकते हैं, तो आप कहीं जाएं तो आप जो है वो आप दूसरा भी कोई काम कर सकते हैं। तो मूविंग एम्प्लॉइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू ब्रॉडन एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं आप। फिर डिफरेंट, चूंकि आपके पास जो है वो आपका एक्सपोजर बढ़ गया है, अब आपको चीजें ज्यादा आती हैं। काम पहले जितना आता था वो उतना लिमिटेड नहीं है, अब आपको मल्टीपल चीजें आती हैं, तो आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, यानी आप ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे तो उनको दोनों काम आएंगे। नेक्स्ट, स्कॉन्डमेंट। स्कॉन्डमेंट किससे कहते हैं? कि टेम्परेरी बेसिस पे, ये लिखा भी हुआ है, टेम्परेरी असाइनिंग, आरजी तौर पे महीने के लिए, 2 महीने के लिए, थोड़े अरसे के लिए एक बंदा किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना या भेजना उसको, एम्प्लॉय टू अनदर रोल, किसी दूसरे रोल पे उसको शिफ्ट करना, ये दूसरे डिपार्टमेंट पे या ऑर्गेनाइजेशन या फिर दूसरे शहर या फिर दूसरे कंट्री या फिर दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको बोलते हैं सेकंडमेंट। ठीक है। ये यूजुअली लफ्ज आप सुनेंगे जब आप फर्म में जाएंगे, तो आप का ऑफिस एक पाकिस्तान में है, अगर आप ऐसी फर्म है जो इंटरनेशनल एफिलिएशन है, यानी कोई बाहर का भी इसका ऑफिस है, तो आप बाहर वाले ऑफिस में जा सकते हैं। एक आपके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होती है कि आप दूसरे मुल्क में भी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए, साल के लिए भी आपको फर्म भेजती है, इसको बोलते हैं सेकंडमेंट। नेक्स्ट है डेपुटाइजिंग, यानी ये डेप्टी से निकला है। डेप्टी मींस कि जब किसी के या किसी के गैर मौजूदगी में आप काम करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अब आपका सीनियर जो है वो मौजूद नहीं है, तो सीनियर के एब्सेंस में सीनियर का रोल प्ले करने वाले आप हैं। तो जिस वक्त आप सीनियर का रोल प्ले कर रहे हैं, उस वक्त आप नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, यानी लीडरशिप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। तो जब इस पोजीशन को या सुपरवाइजरी पोजीशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल चीजें दूसरी सीख रहे हैं, तो इससे आपका एक्सपोजर मजीद बढ़ेगा। तो अगर आपका सुपरवाइजर लीव पर है, तो फिर आप जो है वो अगर डिप्टी है, तो इसको एज एक्टिंग सुपरवाइजर, जिसे आप नाम देते हैं एक्टिंग प्रिंसिपल, एक्टिंग जो है वो प्रेसिडेंट है हमारा, तो उससे आपके वो लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है एक्सपीरियंस करने की। डेलीगेशन मींस कि किसी और के हवाले करना, किसी और को देना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को देता है। तो अगर आपके ऊपर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आप इसको वेलकम करें। वेलकम करेंगे तो आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। गिव एम्प्लॉइज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बिल्ड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो आपको डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो भी बेहतर होंगे। तो जब ये बेहतर हो जाएंगे, तो इससे आपकी मजीद ग्रोथ होगी, तो आपका करियर ऐसे ही ग्रो करेगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा इन चीजों में भी। नंबर 5 है अप्रेजल। अप्रेजल का उर्दू तर्जुमा क्या होता है? किसी को अप्रेज करना, किसी को शाबाशी देना, यानी इसकी परफॉर्मेंस देखे, उसके डेवलपमेंट देखे, वो उसको अप्रिशिएट करना। तो फिर जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, फिर आपको पता है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसको ऊपर हाई लेवल पे फिर आप प्रमोट भी करते हैं।
ठीक है। जॉब डिजाइन, रीस्ट्रक्चर करना, जॉब को रीस्ट्रक्चर करना टू मेक देम मोर एंगेजिंग और चैलेंजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्म में आप जाएंगे तो एक चीज मोस्ट कॉमन होगी, वो ये कि जब एक साल आपका हो जाएगा किसी एक डिपार्टमेंट में, तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे वो, ताकि वो रिलेवेंट स्किल्स भी आप सीख सके, और कल कला को जब जरूरत पड़े तो वो आपको यूटिलाइज कर सके वहां पे भी। तो ये क्या है, ये जॉब डिजाइन है या रिस्ट्रक्चरिंग। या उसी उसी के अंदर जो है वो डिफरेंट कोई टास्क आप ऐड करते हैं, तो उस टास्क को मजीद कम्प्लेक्स बना देते हैं, यानी उस बंदे को आपने दूसरी एक्टिविटीज भी दे दी है, तो ये भी जॉब डिजाइन है। सॉरी, ये क्या है फिर, जॉब इनरिचमेंट, गिविंग एम्प्लॉइज मोर चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग टास्क। अगर मजीद आपने उस पर बर्डन डाला तो ये जॉब डिजाइन के साथ जॉब इनरिचमेंट है। सो सिंपली अगर हम देखें तो ट्रेनिंग क्या है, टीच जॉब स्पेसिफिक स्किल्स और डेवलपमेंट इंप्रूव लॉन्ग टर्म एबिलिटीज। एग्जाम्पल इंडक्शन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल हो सकती है। और भी आपको पता है, जॉब रोटेशन, डेलीगेशन, अप्रेजल, यहाँ से 3 एग्जांपल ली है, बाकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये सारी डिफरेंट टूल्स है। तो ये था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ये क्यों जरूरी है। उसके बाद जो कंपनी के लिए मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो क्या है, एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए हमें, एम्प्लॉय हमें छोड़ के ना जाए, एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत 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 जरूरी है। एम्प्लॉय रिटेंशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू रिमेन विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। कि भाई छोड़ के नहीं जाना हमें। क्यों, अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो इसका फायदा क्या होगा, यानी ये रिटेंशन क्यों जरूरी है। तो भाई जब नया बंदा ढूंढेंगे तो ये तो खुद बजाते खुद जो है एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, एक मुश्किल है, कोई नया बंदा मिलेगा नहीं, मिला भी कोई बंदा तो रेलेवेंट स्किल्स के साथ नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको ट्रेन करने की कॉस्ट भी होगी। उस तरह जैसे पहले बंदा करता था उसकी एफिशिएंसी उतनी जल्दी इंप्रूव, यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो जल्दी स्टार्ट नहीं हो सकती, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सब पे टाइम वेस्ट होगा, पैसा लगेगा, ये क्या है, ज्यादा कॉस्टली होगा। तो भाई ये जो स्किल्ड एम्प्लॉय है उसको रिटेन करने का फायदा क्या होगा, यानी ये तो नुकसान था ना, इसको रिटेन करने का फायदा क्या होगा। तो नए के आने की वजह से जो नुकसान होगा वो उसको रिटेन करेंगे तो उसका फायदा होगा, यानी प्रोडक्टिविटी, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होगी, और मोरल हाई होगा उसका। तो ये सारी चीजें इसके साथ मैटर करती हैं। Retaining skilled employees ensure productivity, stability, and consistent performance. यानी अगर फॉर एग्जांपल एक हमारा एक्सपीरियंस कोई अकाउंटेंट ऑफिसर चला जाए, तो जो मंथ एंड पे हम क्लोजिंग करेंगे एक तो वो डिले हो जाएंगे, और मजीद नए आने की बंदे के आने की वजह से एरर्स बढ़ सकते हैं, उसमें गलतियां हो सकती है, क्योंकि उसे 2-3 महीने लगेंगे सेटल होने में, ट्रेनिंग लेने में, चीजें सीखने में, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा हमें। सिर्फ वन दफा का कॉस्ट नहीं होगा, और मजीद इसके साथ साथ मसले मसाइल भी होंगे। एम्प्लॉय टर्नओवर किसे कहते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर हैपेंस व्हेन एम्प्लॉयज लीव, यानी जब एम्प्लॉय क्विट करता है, जब एम्प्लॉय लीव करता है, छोड़ के चला जाता है। अब लीव किसी कोई भी वजह हो सकती है, जैसे खुद उसने क्विट किया, या रिटायर हो गया, या टर्मिनेट किया हमने, एंड नीड टू बी रिप्लेस, जिसकी जरूरत पड़ी अब इसको इसकी जगह पे कोई और किसी दूसरे बंदे की, तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट उसकी देखनी पड़ेगी, किसी और को एंगेज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर मींस के एम्प्लॉय का छोड़ के जाना और कंपनी का किसी नए बंदे को अरेंज करना इज कॉल्ड एम्प्लॉय टर्नओवर। इसका इफेक्ट क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा ना, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, मोरल जो है वो उसका लो होगा,
और डिस्ट्रप्शन ऑफ टीम वर्क, क्योंकि जब वो काम सीखेगा, अगर फॉर एग्जांपल उसे अच्छी तरह ट्रेन नहीं किया गया, तो वो कहेगा यार क्या, तो वो एडजस्ट नहीं करेगा, तो वो एक रिदम जो है वो टूट जाता है, वो जो टीम का एक रिदम है वो टूट जाता है। तो जो जो नीचे वाले जो जो बाकी एम्प्लॉय होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को निकाल देते हो, तो दूसरे एम्प्लॉय जो है उनका भी मोराल जो है वो कम हो जाता है, और स्ट्रेस फील करते हैं कि पता नहीं आज तो ये चला गया, कल को ये ना हो हमारी बारी हो। कॉजेज ऑफ टर्नओवर, वजह क्या हो सकती है? रिटायरमेंट, उसका खुद छोड़ के जाना, फैमिली रिलोकेशन, ये मोस्ट कॉमन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो या तो वो ट्रांसफर करवा लेते हैं, या फिर कहते हैं मैं ये जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों भाई, हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, हम अगले जो है वो दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, मैं उधर कोई जॉब ढूंढ लूंगा, या उसकी प्रमोशन हो गई, तो ये रीजन है। जॉब से वो सेटिस्फाई नहीं था, या मैनेजमेंट से नाराज है, खुद जॉब से सेटिस्फाई नहीं था कि यार ये ना मेरे लेवल का काम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लेवल का काम नहीं है, ये मेरे से ये काम नहीं होगा, ये तो बहुत स्ट्रेसफुल काम है, ये तो बहुत स्ट्रेसफुल काम है, या मैनेजमेंट से खुश नहीं था। तो अगर मैनेजमेंट से नाराज है तो फिर भी जॉब, नए जॉब की तलाश में होगा। लैक ऑफ करियर ग्रोथ और रिकॉग्निशन, सर कोई पूछता ही नहीं है, सर 24 घंटे काम करो, इसमें कोई ये शाबाशी नहीं है, कोई कैरियर ग्रोथ नहीं है, मैं जब जिधर 3 साल पहले 5 साल पहले था, आज भी मैं उधर ही खड़ा हूं। अनकम्पेटिटिव पे और बेनिफिट, जो साथ वाले जो हैं वो ये दे रहे हैं, मेरा दोस्त भी इस कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो तो इतने कमा रहा है और मैं इतने ले रहा हूं, तो ये कंपनी जो है वो बहुत कम पे कर रही है, मैं तो इधर से छोड़ के जा रहा हूं। पुअर रिलेशनशिप विद को वर्कर्स, यानी आपस में लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं, जो सीनियर जूनियर का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, वो इनको कुछ सिखाते नहीं है, ये कुछ सीखते नहीं है, कोई छोटा सा मसला हो गया तो वो डांटते हैं, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बहुत वीक है, तो वीक कोऑर्डिनेशन की वजह से भी वो छोड़ के जा सकता है। तो ये सारे वजूहात हैं, कॉजेज हैं टर्नओवर के, वो क्यों छोड़ के जाएगा, क्यों छोड़ के जाएगा, तो ये सारी रीजंस हैं। एग्जाम्पल ऑफ रीजन एम्प्लॉयज लीव, तो ये भी अगेन अगेन सारे रीजन, वो भी रीजन थे, ये भी रीजन है, ये एक्स्ट्रा जो है वो कुछ रीजन है, वो भी रीजन है, ये भी कॉजेज ऑफ टर्नओवर, और ये भी छोड़ के क्यों जाता है, ये छोड़ के क्यों जाता है। रिलेशनशिप इशू विद सुपरवाइजर और टीम, रिपीटेटिव और अनचैलेंजिंग वर्क, अब ये काम के हवाले से ये नहीं, वो हमसे हमें से कंपनी से जा रहा है। दूसरा ये कि दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इधर कंपनी से छोड़, ये कंपनी को खुद छोड़ के जा रहा है, तो जब खुद छोड़ के जाए तो ये तो ज्यादा जो है वो मसला होगा, ये तो ज्यादा कोई मसला होगा। तो हम जो है वो कोशिश हमारी होगी ये छोड़ के ना जाए, हमें हमें ये छोड़ के ना जाए। सो कंपनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सुपरवाइजर के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तो वो वीक है, उसमें कोई मसला है, तो ये रीजन है उसके छोड़ के जाने की। ओके, अब एम्प्लॉय हमें छोड़ के ना जाए, छोड़ के ना जाए, उसके लिए क्या करें। ये कहता है कि भाई एम्प्लॉय खुद छोड़ के नहीं जाता, एम्प्लॉय कभी छोड़ के नहीं जाता, बल्कि उससे ये जॉब छुड़ाया जाता है। वो कैसे, कि उसका जो बॉस है उसका रिलेशन उसके साथ ठीक नहीं है, जैसे ऊपर लीव के हमने एग्जांपल देखी है, तो उसके बॉस की रिलेशनशिप उसके साथ ठीक नहीं है, टॉर्चर ज्यादा करता है, जिसकी वजह से उसे मजबूरन छोड़ के जाना पड़ता है। सो एचआर मस्ट फोकस ऑन सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय नीड्स, अगर आप एम्प्लॉय के नीड्स को फुलफिल करते हैं तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। थ्रू कैसे, क्लियर गोल्स, ग्रोथ एंड सपोर्ट, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में भी सोचते हैं, हम आपको इंशाल्लाह नाराज नहीं होने देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो ये स्ट्रेटजीज कुछ बनाएंगे ताकि एम्प्लॉय जो है वो हमें छोड़ के ना जाए। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, ये टोटल 7 स्ट्रेटजीज हम अब डिस्कस करने लगे हैं कि 7 तरीकों से हम जो है वो एम्प्लॉय को रिटेन कर सकते हैं। वेल डिफाइंड कैरियर पाथ, आप इसके साथ लिखें ब्रैकेट में क्लियर
ग्रोथ रोड मैप। ये एम्प्लॉय को कहता है कि नजर आना चाहिए कि मैं 1 साल बाद जो है वो कहाँ पे होऊँगा, स्टैंड कर रहूँगा। यानी मेरे को जो है वो ग्रोथ हो रही होगी, या मैं 1 साल से जो है वो 2 साल काम करूँगा तो इधर ही होऊँगा। यानी अगर उसे नज़र आ रहा है कि कंपनी में ऐसे हो रहा है, तो वो भी सैटिस्फाई होगा कि हाँ, इंशाल्लाह मेरी भी जो है वो ग्रोथ होगी, तो मैं भी कुछ बन सकता हूँ। यानी 2-3 साल में मेरी प्रोग्रेशन क्या होगी? तो ये बात जो है उसको मोटिवेट करेगी। तो अगर प्रमोशन पॉलिसी क्लियर है और डिफरेंट डेवलपमेंट स्किल्स जो है वो उसके प्लान कंपनी के पास मौजूद है, और लिटरली भी यानी वो मूव होते हैं और देखता है कि वो कुछ चीजें ऐसे हो रही हैं कि लोग जो है वो प्रमोट भी हो रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट से शिफ्ट इधर भी हो रहे हैं सीखने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट वर्क भी हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमारे पास ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन, इसके साथ ब्रैकेट में लिखें पे प्लस बेनिफिट स्ट्रॉन्ग। भाई एम्प्लॉय के रिटेंशन में सैलरी बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। सैलरी एक बहुत बड़ा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ये कहता ना भाई ना, सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि कंप्लीट पैकेज, सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि कंप्लीट पैकेज जो है वो होना चाहिए। अब कंप्लीट पैकेज क्या है वो देखिएगा, सैलरी एंड वेजेस कंप्लीट पैकेज में ये सारी चीजें आएंगी। कंप्लीट पैकेज में सारी चीजें जो है वो इसके लिए रिलेवेंट है। सैलरी वेजेस यानी मार्केट के बराबर की सैलरी होनी चाहिए, जितना दूसरे लोग ले रहे हैं उतना हम भी लें। बोनस साल के बाद जो है वो या डिफरेंट फेस्टिवल्स पे जो है वो बोनस मिलना चाहिए। अगर हम कोई छुट्टी करें यानी सिक लीव हो फॉर एग्जांपल, तो उसके पैसे भी मिलने चाहिए, पेड लीव मिलने चाहिए। अगर कोई ट्रेवल है तो उसकी कौन से इसकी कौन से कॉन्सेशंस भी हो, या उसकी कंपनसेशन हो कि कंपनी के काम से जा रहे हैं, तो वो कंपनी उसको रीइंबर्स भी करे। हाँ, लॉन्ग टर्म कोई इंसेंटिव्स इनको नजर आए कि स्टॉक ऑप्शंस, यानी हम यानी इस कंपनी के शेयर्स भी बाय कर सकते हो, या प्रॉफिट शेयरिंग में हम इन्वॉल्व हो सकते हो, यही है कि वो शेयर्स बाय करना। तो बाज ये कुछ कंपनीज ना पहले भी ऐसा करती थी, अभी भी ऐसे करती हैं कि एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करने के लिए वो कुछ शेयर्स एम्प्लॉय के नाम करते हैं, ताकि वो छोड़ के ना जाएं। जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं, यानी जो ज्यादा स्किलफुल होते हैं, उनको भी रिस्क होता है ना, ये छोड़ के भी हमें जा सकता है। और दूसरा, जब आपके पास स्किल फोर्स है ना, तो ये भी याद रखिएगा, बाहर वाले बंदे भी उसको आपको जीने नहीं देते। वो हर वक्त कोशिश करते हैं किसी तरह इस बंदे को ले आए, फला बंदे को खींच लें, फला बंदे को निकाल लें, इधर से ले आए। तो आप भी लाइफ में जब एक पोजीशन पे होंगे, तो अगर वो डोमिनेटिंग पोजीशन है और आपका वो यानी माशाल्लाह से कंपनी के आप ऐसे मुलाजिम हैं जो कंपनी को ग्रो बहुत कर रहा है, या कंपनी के बेनिफिट्स ज्यादा आप दे रहे हैं, तो फिर आपको दूसरे जो है वो डिफरेंट ऑफर्स देंगे, आपको लालच दे के अपनी तरफ लेकर आएंगे। तो ये भी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कंपनी के ऊपर कि कहीं हमें छोड़ के ना जाए। तो वो क्या करते हैं कि शेयर्स ऑप्शन दे देते हैं कि थोड़े से हमारे शेयर्स परचेज कर लेना, ताकि आपको ये बेनिफिट्स भी लॉन्ग टर्म में मिलता रहे। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी एडिशनल है, पे के अलावा एक्स्ट्रा चीजें हैं। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे प्रोविडेंट फंड, ये अभी आपने सुना नहीं है, लेकिन पेंशन की टर्म हम सुन चुके हैं। पेंशन भी अगर बाद में दे तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कुछ देते हैं। अच्छा, आप ना डिफरेंट नामों के साथ इसके पढ़ेंगे। जब कोई बंदा छोड़ के जाता है ना, तो एक टर्म और है, गोल्डन हैंडशेक, कि जब वो छोड़ के जाता है तो हम उससे हाथ मिलाते हैं, तो हाथ में कुछ थोड़े से पैसे भी थमा देते हैं कि भाई ये अब आपके फ्यूचर नीड के लिए है। आप कुछ शुरू करना चाहें, या कोई दूसरा बिजनेस अपना करना चाहें, या जो भी सेटअप ये इन पैसों का करना है, तो आप करें। आपने हमें बचपन से बचपन तक हमारा साथ दिया, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ना जाने दें। और मिसलेनियस पर्क्स यानी डिस्काउंट्स या लीगल और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जेम वगैरह, ये एडिशनल सर्विसेज है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, ये कंप्लीट पैकेज, ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड करनी है। तो वो क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। तो ये सिक्योर भी फील करते हैं ना, तो इसलिए ये जो है वो
स्विच पर कम करते हैं। नंबर 3, वर्क रिलेशनशिप। इसके साथ ब्रैकेट में लिखें टीम कल्चर, स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर। भाई लोग वहां पे ही स्टे करेंगे जहां पे लोग, वो आपको पता है लोग वो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं रिस्पेक्ट को और इन चीजों को लेके। जहां पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट हो, जहां पे टीम वर्क हो, जहां सुपरवाइजर जो है वो सपोर्टिव हो, बाकी स्टाफ के साथ जो है उनका बिहेवियर भी ठीक हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो जब स्ट्रेसफुल जॉब होगी तो वहां पे वो अ, ये भी स्ट्रेसफुल रहेगा और काम करने इसको पसंद नहीं करेगा काम करने को। तो अगर पॉजिटिव कल्चर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, और यानी एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट भी है कुछ डिसीजंस मेकिंग में, यानी ज्यादा तो नहीं होगा जाहिर है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अगर है तो वो मोटिवेटेड भी रहेगा और वो उधर ही पे स्टे करेगा, यानी छोड़ के नहीं जाएगा। सो अगर अच्छा मैनेजर है, लिसनिंग भी है, बात को सुनता भी है, और डिसीजंस जो है उसके भी ठीक है, सपोर्टिव भी है, तो एम्प्लॉय ना अगर सैलरी थोड़ी सी कम भी हो तो भी वहां पे स्टे करते हैं, कहते हैं नहीं यार यहाँ पे का माहौल बहुत अच्छा है। तो वर्क रिलेशन बेसिकली काम का माहौल है, जहाँ पे माहौल अच्छा होगा तो वहां पे काम करना भी आसान होगा। जॉब एंड वर्क लाइफ डिजाइन। जॉब कहते हैं कि मैनेजेबल हो, बहुत हैवी ना हो, बोरिंग ना हो, चैलेंजिंग ना हो, ज्यादा ओवरलोडेड ना हो। चैलेंजिंग मींस के ये बोरिंग ना हो। मैनेजेबल हो यानी ओवरलोड ना हो, यानी आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग हो कि जितना काम आप कर सकते हैं बस वही हो। क्योंकि अगर ऐसा कोई काम आपको दिया गया कि जो आप खुद कर नहीं सकते या आपके पास वो रिलेवेंट स्किल्स नहीं है तो आप बोर हो जाता है इंसान। प्रोवाइड वेराइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस बोर्डम। बोर्डम मीन्स कि एक ही काम बार बार करवाने से क्यों क्या हो जाता है वो, हाँ हमने इसके बेनिफिट्स भी पढ़े हैं कि वो एक्सपर्ट तो बन ही जाता है, लेकिन नुकसान क्या होता है, अंदर हैंड नुकसान ये होता है कि रिपीटेटिवली एक बंदा कोई काम करे ना एक ही काम, तो बोर हो जाता है, कहता है यार एक ही रूटीन है, तो मैं तो इस रूटीन से जो है वो बोर हो गया हूँ। तो कुछ थोड़ा बहुत जो है हल्ला गुल्ला होना चाहिए। हल्ला गुल्ला से मुराद ये है कि उसकी पोजीशन को आप चेंज करो, उसके पोजीशन को चेंज करो, उसके रोल को चेंज करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो, आप क्या करो रोटेशन करो उसकी। ऑफर फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल और रिमोट वर्क ऑप्शंस। भाई अगर ये फैसिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबल है, तो फिर आप घर से काम करवाओ, तो यानी हाइब्रिड हाइब्रिड ऑप्शन दे दो। एंड डिजाइन जॉब दैट फिट एम्प्लॉय स्किल्स एंड पर्सनल गोल, यानी रीडिजाइन करो, उसके स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है उसे काम दो। अब इसकी एग्जांपल सुने। सबसे पहले जॉब एंड वर्क लाइफ डिजाइन, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई फोटोग्राफर है, तो सारा दिन उससे रिपीटेटिवली एक ही काम देते हो कि भाई आप जो है वो इस लेक्चर को या इस वीडियो को आपने एडिट करना है, इसको रीसाइज करना है, उसमें ये काम करना है, तो सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ बैठ के थक जाता है वो। अब आप क्या थोड़ा जो है वो उससे दूसरा काम भी दो, थोड़ा से दूसरा काम लो, उससे जो है वो आपको डिफरेंट कंपेन में जो है वो आप इस्तेमाल करो, आप उससे आइडिया लो, आप उससे कहो चलो भाई कुछ नया करते हैं। तो जब वो चीजें को एक्सप्लोर करता है तो वो इनपुट भी देगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेगा भी, उससे क्या होगा एक तो उसकी ग्रोथ होगी, प्लस वो सेटिस्फाई भी होगा कि यस डेवलपमेंट हो रही है, कुछ नई चीजें भी सीखने को मिल रही हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली कॉस्ट स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो कंपनी की डिफरेंट पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे उनकी पर्सनल लाइफ मैनेज हो सके, पर्सनल लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो मैनेज कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल है, यानी हाइब्रिड आवर्स आप दे रहे हो, छुट्टी मिलने पे उसे घर में कोई काम है, मेहमान आए हुए हैं, तो वो जाके मिल सकता है। डिफरेंट ओकेजन्स में जो है वो रिमोट वर्क अगर कर सकता है, पेडली उससे मिलेंगे फॉर फैमिलीज, तो फिर वो मोटिवेटेड रहेगा, वो इनकरेज रहेगा, वो काम भी करेगा।
नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट होना कैसे चाहिए? वैसे तो मेरा ख्याल है अब इसकी जरूरत ही नहीं है। गुड एंड हेल्थी इन्वायरमेंट है, वर्क प्लेस है, तो इट विल इंक्रीज रिटेंशन, इट विल आल्सो इंक्रीज रिटेंशन। तो एम्प्लॉय वहां स्टे करेगा जहां वो वैल्यूएबल फील करेगा, सपोर्टेड होंगे लोग, और ग्रोथ भी है, हेल्दी वर्क बैलेंस है, वर्क प्लेस है, और कलीग सारे उसके सपोर्टिव है। तो अगर सपोर्टिव कलीग है तो फिर वो काम करना पसंद करेगा, तो वो कंपनी के कल्चर के साथ कनेक्टेड रहेगा, यानी उधर ही रहेगा, वो स्टे करेगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या है? सपोर्टिव कल्चर, वैल्यूज, डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, यही सारी बातें अब रिपीट हो रही हैं। नंबर 7 और आखिरी, रिकॉग्निशन एंड फीडबैक। ब्रैकेट में लिखे एप्रिसिएशन एंड फेयर रिव्यू, लिख ले एप्रिसिएशन एंड फेयर रिव्यू। भाई हर बंदे को एप्रिसिएशन चाहिए, चाहिए कि नहीं? कोई भी अच्छा काम करे या कोई भी आपका काम करे तो वो एप्रिसिएशन भी आपसे रिक्वायर करता है, तो उसको हमने अप्रिशिएट भी करना है। एप्रिसिएशन एंड फेयर रिव्यू, तो वो आपसे एप्रिसिएशन भी रिक्वायर करता है, प्रेज करना पड़ेगा आपको, अवार्ड देना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देंगे। सो और रेगुलर फीडबैक के जरिए परफॉर्मेंस भी इसकी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो फिर अगर अप्रेजल सिस्टम है, जॉइंटली गोल सेट हुए हैं कि भाई इज अ टीम जो है वो माशाल्लाह ये काम करेंगे हम, उससे रिटेंशन बढ़ेगी। यानी एम्प्लॉय अगर हार्ड वर्क करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट के अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं और टीचर आपको अप्रिशिएट करे, इससे क्या होगा? आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है कि नहीं होता? इसी तरह वो से एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल हाई होगा तो क्विटिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे? वो बहुत कम होंगे। अब वो क्विट नहीं करेगा। ओके, तो ये एट द एंड जो है वो समरी है। कैरियर पाथ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एग्जांपल प्रमोशन प्लस स्किल, कैसे? ये कंपनसेशन मींस फाइनेंशियल मोटिवेशंस हो, बोनस, बेनिफिट, इंश्योरेंस। तो ये पूरा चैप्टर की मैंने समरी दी और मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर इंतहाई आसान है। बस ये सारी समरीज भी अगर आपने याद कर ली ना, तो आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा आपको? ये सारी चीजें याद तो करनी पड़ेंगी, जो हेडिंग है इसकी। तो ये हेडिंग आपने रिटेन करनी है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी सारी बातें। ठीक है, तो मैं अगर सिंपली ये कहूं कि रिटेंशन का फॉर्मूला क्या है, तो रिटेंशन का फॉर्मूला ये है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रिटेंशन क्या है? ग्रोथ, रिटेंशन इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस फेयर पे, ग्रोथ प्लस फेयर पे प्लस रिस्पेक्ट प्लस गुड बॉस प्लस गुड बॉस लिख लिया, प्लस वर्क लाइफ बैलेंस प्लस रिकॉग्निशन। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई अभी। तो एक फॉर्मूले में, यानी वन लाइन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, रिटेंशन को, एम्प्लॉय रिटेंशन को वन लाइन में मैंने एक्सप्लेन किया है। ग्रोथ प्लस फेयर पे प्लस रिस्पेक्ट प्लस गुड बॉस प्लस प्लस वर्क लाइफ बैलेंस प्लस रिकॉग्निशन इज इक्वल टू रिटेंशन या एम्प्लॉय का स्टे। तो ये था हमारा एम्प्लॉय रिटेंशन। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आज का लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा आखिरी लेक्चर था, बिजनेस। बिजनेस का पोर्शन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है। इस चैप्टर में आसान सवाल, इस चैप्टर में से आसान सवाल आएंगे, आपने इसको रीड करना है। और बिजनेस के बारे में तो मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, अच्छे से इसको रीड करेंगे। कॉन्सेप्ट्स जो मैंने दिए हैं बस ये इनफ है। बहुत ज्यादा, ये मैं तैयारी करके आया हूं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते थे,
लेकिन मैंने खुद को क्या-क्या रिस्ट्रिक्ट किया है कि मैंने कौन-सी बात आपको कितनी बतानी है, इसकी एक-एक, दो-दो एग्ज़ाम्पल लिखी है और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ताकि और ज़्यादा एक्सप्लेन ना हो, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी अगर मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज दूँगा, तो इसका नुकसान क्या होगा? ज़्यादा चीज़ें नोट करेंगे, ज़्यादा चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम में आएगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या? तो एग्ज़ाम लेवल की तैयारी करवाई है मैंने कोशिश ये की एग्ज़ाम लेवल तक ही हम रहें, ठीक है? तो आपने भी इतनी ही तैयारी करनी है, फिर इंशाल्लाह एग्ज़ाम में हमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करें। मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।